नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ जगदीश चंद्र बसु। आपने हमारे भारत देश के बहुत से वैज्ञानिकों के बारे में नाम सुना होगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की। आज हम ऐसे ही एक वनस्पति वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में पढ़ेंगे जो संसार के गिने चुने वनस्पति वैज्ञानिकों में से एक हैं। इन्होंने न केवल शोध और अनुसंधान किए बल्कि काल्पनिक बातों से संबंधित जिज्ञासा को भी शांत किया। मतलब इन्होंने बहुत से ऐसे हमारे प्रश्न जो मन में आते हैं, विचार आते हैं, उनको भी सुलझाने का प्रयास किया है। बसु विज्ञान मंदिर को किसी भी तिलिस्म से कम करके नहीं आंका जा सकता। वनस्पति विज्ञान में उपलब्धियों की चर्चा की जाए तो जगदीश चंद्र बसु का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य बसु ने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजें की। इस पाठ में अमर वैज्ञानिक आचार्य बसु के लिए श्रद्धा सुमन के रूप में समर्पित किया गया है इस पाठ को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान में जो हमारे मन में जिज्ञासाएं आती हैं, जो प्रश्न आते हैं, उनको भी इन्होंने कल्पना करके उसे सुलझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों शुरू करते हैं ये पाठ। ये बात उन दिनों की है जब वनस्पति जगत के संबंध में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। क्या वनस्पति जगत के असंख्य अचर जीवों में भी अनुभूतियां होती हैं, या वे केवल भाव शून्य प्राणी हैं और कुछ भी महसूस नहीं करते? क्या ये चेतना से परे हैं? ऐसे अनेक प्रश्न थे जिन पर कवि कल्पना तो दौड़ी, लेकिन वैज्ञानिक रीति से अनुसंधान और परीक्षण करके कोई प्रामाणिक बात उभर कर सामने नहीं आई। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वनस्पति जगत को लेकर के लोगों के मन में बहुत प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि क्या वनस्पति भी सजीव है? क्या वो भी सांस लेती है? क्या वो भी अनुभूत करती है, अनुभव करती है? क्या वास्तव में उसमें भी चेतना होती है? ऐसे बहुत से प्रश्न थे जिस पर हमारे कवियों और लेखकों ने तो बहुत सी कविताएं, कहानियां काल्पनिक जगत से जोड़ करके लिखी, लेकिन वास्तव में इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण, इसका कोई सही जो सटीक उत्तर था, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया था। शास्त्रों में वर्णित है कि शकुंतला की विदाई तथा राम का वन गमन के समय पेड़ पौधों और लताओं ने भी शोक प्रकट किया था, लेकिन यह सब तो कवि कल्पना है। वास्तविकता क्या है, इस वास्तविकता को सबसे पहले उजागर किया आचार्य बसु ने। आपने हमारे प्रामाणिक ग्रंथों में या ऐतिहासिक जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें ये उदाहरण पढ़े होंगे कि जब शकुंतला की विदाई हुई थी अपने घर से, तब भी पेड़ पौधे और वनस्पति रोए थे, और जब राम का वनगमन हुआ था तब भी, जब रावण सीता को उठा करके ले गया था तब भी वह वन्य प्राणियों से और वनस्पतियों से ये कहती हुई गई थी कि जब मेरे राम आए तो उन्हें मेरा संदेशा दे देना। क्या वास्तव में ये जो प्राणी जगत है वो चेतन है? क्या इसमें भी जान है? क्या ये सजीव है? क्या ये जीवित है? क्या ये भी सोचता है, अनुभूत करता है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें दिया किसने? आचार्य बसु ने। आरंभ में वनस्पति विज्ञान आचार्य बसु का क्षेत्र नहीं था, लेकिन पेड़ पौधों के प्रति उनके मन में बचपन से ही विशेष अनुराग था। उनका जन्म ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, यहाँ के राड़ाखाल नामक गांव में हुआ था। यहाँ उन्हें प्रकृति के समीप रहने का अवसर मिला। फिर वे कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से बीए पास करके इंग्लैंड चले गए। वहां इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा पास की। 1895 ईस्वी में बिजली की अदृश्य किरणों की विकिरण संबंधी उनके ज्ञान की यूरोप के सभी देशों के वैज्ञानिकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यहाँ पर इनके जीवन परिचय को बताया गया है कि आचार्य बसु का जो जन्म है वो बांग्लादेश, वो ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ के एक गांव में हुआ था। इन्हें प्रकृति के प्रति शुरू से ही प्रेम था। छोटे छोटे पेड़ पौधों की देखभाल करना, प्रकृति के नजदीक रहना इन्हें अच्छा लगता था। इन्होंने भारत से बीए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ये इंग्लैंड गए और वहाँ पर उन्होंने बीएससी की परीक्षा प्राप्त की, और सबसे पहले इन्होंने अदृश्य किरणों की विकिरण संबंधी नियम दिए, जिसकी पूरे यूरोप में मुक्त कंठ से मतलब सब ने भूरी भूरी प्रशंसा की। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिन्होंने इनकी प्रशंसा नहीं की हो। आचार्य बसु में छोटी मोटी साधारण चीजों से सूक्ष्म यंत्र बनाने की अद्भुत प्रतिभा थी। कोलकाता में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगाकर बसु विज्ञान मंदिर स्थापित किया। इस विज्ञान मंदिर को देखकर वियना विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर मॉलिस ने कहा था कि यह तो परियों के तिलिस्म से भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। यहाँ बसु महोदय के बनाए ऐसे सूक्ष्म यंत्र हैं जिनके द्वारा वनस्पति जगत के प्राणियों की बात तो जाने दें, जड़ पदार्थों की भाव प्रतिक्रियाएं भी अपनी आंखों से साक्षात देखी जा सकती हैं।
जब उन्होंने अपनी एक संस्था बसु विज्ञान मंदिर स्थापित की और यूरोप के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वहां पर देखा उसे जाकर के, तो वो बहुत खुश हुए। उनमें से एक प्रोफेसर मॉलिस थे। उन्होंने क्या कहा कि इनका जो ये आचार्य बसु मंदिर है, यहाँ पर तो एक तिलिस्म है, काल्पनिक जगत है, और यह काल्पनिक जगत हमें प्राणियों के बारे में नहीं बताता, सजीव प्राणियों के बारे में नहीं बताता, बल्कि जो जड़ पदार्थ हैं उनके अनुभव भी हम अपनी आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी प्रयोगशाला को उन्होंने इतनी खूबसूरती से बनाया था। अब मन में इस जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है कि बसु महोदय भौतिक विज्ञान से अलग होकर वनस्पति विज्ञान की ओर क्यों प्रवृत्त हुए। इसका एक दिलचस्प कारण था। आचार्य बसु ने बिजली संबंधी अनुसंधान करते समय पाया कि केवल जीवित प्राणियों में ही नहीं बल्कि जड़ पदार्थों में भी बिजली के करंट से ऐसा ही प्रत्युत्तर मिलता है। अब यहाँ पर वो बिजली के क्षेत्र में काम कर रहे थे, विद्युत की विकिरण के लिए उन्होंने नियम बनाए। तो जब वो ऐसा कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि बिजली के झटका, बिजली का जो करंट है वो केवल सजीव लोगों को ही नहीं लगता, प्राणियों को नहीं लगता, बल्कि इन पेड़ पौधों में भी अगर बिजली का करंट दौड़ाया जाए तो ये भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं, वैसा ही प्रत्युत्तर देते हैं। इस तथ्य ने उनको जड़ चेतन की एकता के संबंध में विचार करने के लिए प्रेरित किया। आचार्य बसु ने सोचा कि जिसे हम जड़ कहते हैं वह नितांत जड़ नहीं है बल्कि चेतन गर्भा है। इसका पता बाहर से प्रदान की गई उत्तेजनाओं के प्रति जड़ पदार्थ की प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करके ही लगाया जा सकता है। अब सवाल ये था कि वो भौतिक विज्ञान में थे तो वनस्पति जगत में क्यों आए। तो जब उन्हें पता लगा कि जड़ पदार्थों में भी रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है करंट को लेकर के, तो उनका दिमाग भौतिक से वनस्पति जगत की ओर आ गया। उन्होंने ये तय किया, ये पाया कि वास्तव में जो जड़ चीजें हैं, जो हिल नहीं सकती, इधर से उधर जा नहीं सकती, उनमें भी चेतना है। चाहे वो एक जगह स्थिर हैं पर उनमें भी जान है, वो भी सांस लेते हैं। ये उनको दुनिया के सामने अब रखना था। तो उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रियाएं की। बाहर से उन्होंने उत्तेजक दिए, उत्तेजक मतलब उन्हें करंट लगाए, अलग अलग उन्होंने क्रियाएं की जिसका परिणाम उन्हें उन जड़ पदार्थों के माध्यम से मिला। बसु ने देखा कि बाहर की उत्तेजना की मात्रा यदि अत्यधिक हो तो जड़ पदार्थ भी थकान का अनुभव करते हैं और विश्राम करने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। अब जैसे कि हम हैं, बहुत चकाचौंध में जाएं, खूब शोर शराबा सुने और वहां से लौट करके आएं तो हम भी बहुत थकान का अनुभव करते हैं, हमारा शरीर ढीला ढीला लगता है। वैसे ही अगर बाहर बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो, बाहर बहुत ज़्यादा करंट हो, शोर शराबा हो, तो पेड़ पौधे भी थक जाते हैं और फिर वो आराम करते हैं। और आजकल के इस प्रदूषित वातावरण में तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि ये पेड़ पौधे हमारे प्रदूषण को दूर करने में बहुत सक्षम है क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पोल्यूशन का असर इन पर भी पड़ता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, उन्होंने परीक्षण करके यह भी देखा कि तीव्र उत्तेजक द्रव्यों की जड़ पदार्थों से भी तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं और उन पर भी जहरीले द्रव्यों का प्रभाव वैसे ही होता है जैसे चेतन प्राणियों पर। बच्चों, आपने कई बार एक प्रयोग देखा होगा कि एक सफेद फूल है, उसमें यदि उस फूल को यदि नीले पानी में रखा जाए या लाल पानी में रखा जाए तो वो फूल भी लाल और नीले रंग का हो जाता है। ये प्रयोग उन्होंने भी करके देखा कि जैसे उत्तेजक द्रव्यों को जड़ पदार्थों में डाला गया, बहुत तेज पदार्थों को जड़ पदार्थों में डाला गया, तो उसकी प्रतिक्रिया उन पेड़ पौधों ने भी दी। जिस तरह हम एक बुखार की गोली खा करके या खांसी की दवाई पी करके हमें बहुत तेज नींद आती है ना, तो वैसे ही इन द्रव्यों को जब उनकी जड़ों में डाला गया तो उन चेतन प्राणियों पर, उन पेड़ पौधों पर भी उसका प्रभाव उन्हें देखने को मिला। तो उन्होंने अपने परीक्षणों से उन्हें यह विश्वास हो गया कि जड़ और चेतन की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ समान होती है। मतलब जो ये वनस्पति जगत है ये भी वैसी ही प्रतिक्रिया करता है, वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा कि हम मनुष्य। बाद में उन्होंने जीव जगत की ओर दृष्टि घुमाई। अब बाद में फिर वो प्राणी जगत की ओर मुड़ गए। उन्होंने विचार किया कि हमें ऐसे सूक्ष्म बोधक और सूक्ष्म दर्शक यंत्र बनाने होंगे जो हमें पेड़ पौधों की भाव प्रतिक्रियाएं प्रत्यक्ष दिखा सके। यही सोचकर बसु महोदय ने ऐसे सूक्ष्म यंत्रों के आविष्कार का बीड़ा उठाया। अब उन्होंने क्या सोचा कि अब इनके बारे में, ये पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, बोलकर तो बता नहीं सकते, तो हमें कुछ ऐसे यंत्र बनाने होंगे, ऐसे औजार बनाने होंगे जिससे हम उनकी प्रतिक्रियाओं को अच्छे से जान सके। तो उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया ऐसे छोटे छोटे यंत्रों के
आविष्कार की ओर, जिससे हम पेड़ पौधों की, वनस्पति जगत की अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बारे में जान सके। भारतीय सामग्री से उन्होंने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म बोधक यंत्र बना डाले। इन्हें देखकर संसार के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए। ये सभी यंत्र बसु विज्ञान मंदिर में आज भी विद्यमान है। इन यंत्रों द्वारा परीक्षण करके बसु महोदय ने वनस्पति जगत के बारे में जिन तथ्यों का उद्घाटन किया, वे सचमुच अद्भुत और विचारोत्तेजक हैं। एक बार प्रसिद्ध दार्शनिक हक्सले किसी काम से कोलकाता आए थे और आचार्य बसु से मिलने के लिए तिलिस्म घर बसु विज्ञान मंदिर में भी गए थे। बसु महोदय ने उन्हें यंत्रों की सहायता से वनस्पतियों के बारे में वे सभी आश्चर्यजनक बातें दिखाई जो इससे पहले किसी और ने बिल्कुल नहीं देखी थी। वास्तव में हमारे वैज्ञानिक ने इतने प्रयोग किए, हमारे वैज्ञानिकों ने इतने तथ्य दुनिया के सामने रखे हैं, तभी तो हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन है। और ये जानकारी, ये जो तथ्य हमारे आचार्य बसु ने दुनिया के सामने रखा, उस आश्चर्य से, उन प्रतिक्रियाओं से पूरा विश्व स्तब्ध था। और खासकर बाहर के देशों के वैज्ञानिक कि क्या भारत में भी इस तरह के वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं जो इतने सूक्ष्म यंत्रों को बनाकर एक जड़ वनस्पति जगत के बारे में जान सके, उनसे बातें कर सके। तो एक बार हक्सले भी उनके मंदिर में गए थे और वहां पर बसु ने अपनी उन सारे सूक्ष्म यंत्रों से वनस्पति से बात करते हुए उन्हें बताया था। हक्सले ने एक ऐसे वृक्ष का उल्लेख किया जिसको कुछ दिन पहले आचार्य बसु ने बसु विज्ञान मंदिर के उद्यान में आरोपित करने के लिए किसी दूसरी जगह से जड़ समेत उखाड़ कर मंगवाया था। पूरे वयस्क पेड़ को उखाड़ कर फिर से आरोपित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह इस आघात से ही मर जाता है। क्लोरोफॉर्म देकर के मनुष्य के शरीर का ऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि बेहोशी की हालत में मनुष्य के स्नायु बड़े से बड़े आघात को भी झेल लेते हैं। इसी सिद्धांत को दृष्टि में रखकर आचार्य बसु ने वृक्ष को उखाड़ने से पहले क्लोरोफॉर्म देकर के उसे बेहोश कर दिया था। होश में आने पर वृक्ष को इस बात का अनुभव भी नहीं हुआ कि उसने स्थान परिवर्तन किया है। उसने तुरंत पृथ्वी में जड़ पकड़ ली। आज अमेरिका में बड़े से बड़े पेड़ एक दूसरे स्थान से लाकर पार्कों और सड़कों पर लगा दिए जाते हैं और एक रात में ही ये स्थान घने वृक्षों की छाया से ढक जाते हैं। ये वास्तव में सच बात है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म सुंघा करके आचार्य बसु ने एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित किया था। और ये बहुत आश्चर्यजनक घटना थी कि जब लोगों ने वनस्पति विज्ञान की इस घटना को सुना था। आज भी आपने देखा होगा कि हम, ये एक महसूस करने वाली बात है बच्चों। कहानी भी मैंने कहीं पर पढ़ी थी जिसमें कहा था कि अगर एक पौधे को अकेला घर में छोड़ दिया जाए तो वो भी मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे भी साथ की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग अपने उम्र के योग्य साथियों की तलाश करते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी साथ तलाशते हैं और अकेला होने पर वो भी मुरझा जाते हैं। वृक्ष की बाहरी छाल के नीचे वाली शिराओं में यंत्र लगाकर वृक्षों के हृदय की धड़कन रिकॉर्ड की जा सकती है। मनुष्य की तरह वृक्षों में भी नाड़ी का स्पंदन होता है। आपने अपनी नब्ज देखी होगी बच्चों। आप जब नब्ज को हाथ लगाकर यूं देखते हैं तो इसमें से आवाज आती है, एक साउंड सुनाई देती है, एक ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि वृक्ष की छाल के नीचे भी उनकी शिराएं होती हैं और उनके नाड़ी स्पंदन को, उनकी नाड़ी के चलने की गति को सुना जा सकता है, लेकिन अत्यंत धीमी गति से। लगभग 1 मिनट में एक बार ही वृक्ष के स्नायु धड़कन के रूप में विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। हमारी नाड़ी तो 1 मिनट में कम से कम 70 या 80 बार धड़क जाती है ना, लेकिन वृक्षों की जो नाड़ी है वो 1 मिनट में एक बार ही धड़कती है, विस्तृत होती है और फिर सूक्ष्म बन जाती है, संकुचन कर लेती है। लेकिन वृक्ष के पानी में कपूर या कैफीन मिला दीजिए और देखिए कि मनुष्य के हृदय पर इन पदार्थों का जैसा प्रभाव पड़ता है, वृक्ष के हृदय पर भी ठीक वैसा ही प्रभाव डालते हैं। वृक्ष के हृदय की गति अचानक बंद हो जाती है और वो जोर जोर से धड़कने लगता है। पानी में विष मिलाकर वृक्ष की जड़ में डालने पर वृक्ष की स्थिति भी उसी व्यक्ति की तरह हो जाती है जो जीवन और मृत्यु से जूझ रहा होता है। जब वृक्ष के हृदय का स्पंदन रुक जाता है, तब प्लेट की सुई ऊंची नीची रेखाएं अंकित करने के स्थान पर धीरे धीरे एक सीधी रेखा खींचने लगती है और यह वृक्ष की मृत्यु की सूचना होती है। जब इतना हमारे वैज्ञानिक बता चुके हैं तो हम कैसे न माने कि हमारे पेड़ पौधों में भी जान होती है। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे एक व्यक्ति को विष दिया जाए खाने में तो वो मृत्यु से लड़ने लगता है, यानी कि उसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है। वैसे ही यदि किसी पेड़ की जड़ में विष युक्त जहर वाला पानी डाला जाए तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जैसे आपने देखा ना कि हमारी ईसीजी चलती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ही जब वृक्ष की मृत्यु होती है तो उसके में भी ईसीजी में सीधी रेखा आ जाती है, मतलब कि अब ये वृक्ष जिंदा नहीं है।
1937 में इस महान भारतीय वैज्ञानिक ने गिरिडीह में अपने जीवन की अनुसंधान यात्रा समाप्त करके सदा के लिए विश्राम ले लिया। आचार्य बसु अपने अद्वितीय शोधों के लिए वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में सदा अमर रहेंगे। ये बात है हमारी आज़ादी से पहले की, जब हम लोग इतने तकनीकी रूप से विकसित भी नहीं हुए थे। तब भी हम ये साबित कर चुके थे कि वास्तव में वनस्पति जगत में भी जान है। प्राणियों में तो जान होती ही है, वो तो इधर से उधर चल पाते हैं, सूंघ पाते हैं। ये पेड़ चाहे एक स्थान पर खड़े रहते हैं, जड़ होते हैं, लेकिन इनमें भी स्पंदन होता है, इनका भी हृदय धड़कता है। तो अब आगे से किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने से पहले उसके हृदय की धड़कन को सुनिए, उसके नाड़ी के स्पंदन को सुनिए और सुनिए कि वो आपसे क्या कह रहा है।